हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों हम आपको आज बायोलॉजी के क्वेश्चन नंबर 546 से लेके 713 तक के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में करवाने वाले हैं। दोस्तों, इसके पहले हमने 545 क्वेश्चन तक आपको करवा दिया था। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो हमने प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियोस देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों 546 से लेके 713 तक के, जिसमें पेज बाय पेज इसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। हर एक चीज आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास की किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल में हमारे द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जिसको भी इस बुक को चैप्टर वाइज किसी को पढ़ना है तो चैप्टर वाइज भी हम इसका सॉल्यूशन आपके लिए करवा रहे हैं। तो चैप्टर वाइज भी आप इस बुक का सॉल्यूशन देख सकते हैं। उसकी भी प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 546 से लेके 713 तक के सारे क्वेश्चन। निम्न में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? तो दोस्तों, मेटाजुआ को जो है इन्हें प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, कैरोलस लिनियस ने प्राणी जातियों के नामकरण हेतु एक द्विनाम पद्धति का विकास किया, जिस कारण कैरोलस लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। प्राणी जगत को दो उप जंतु जगत में विभाजित किया गया, प्रोटिस्टा जगत तथा मेटाजुआ जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सुकेंद्रकीय एक कोशिकीय जीव आते हैं, जबकि मेटाजुआ जगत के अंतर्गत समस्त बहुकोशिकीय जीव आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को निम्न में से किस समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है? दोस्तों, बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को जो है एनिमेलिया समूह के अंतर्गत एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जा सकता है। बिना कोशिका भित्ति वाले बहुकोशिकीय प्राणियों को एनिमेलिया समूह के अंतर्गत रखा जाता है। इसे मेटाजुआ भी कहा जाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप जगत के पौधों में पाया जाता है। एनिमेलिया जंतु जगत का समूह होता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे पोरीफेरा के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। डैश के प्राणी अगतिशील होते हैं? तो दोस्तों, पोरीफेरा के प्राणी जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अगतिशील होते हैं। संघ पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। पोरीफेरा शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोरोस मतलब छिद्र तथा फेरी मतलब धारण करने से बना है। अतः पोरीफेरा का मतलब छिद्र को धारण करने वाला। इनके शरीर में असंख्य सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। रॉबर्ट ग्रांट द्वारा स्पंजों को जंतुओं में सम्मिलित किया गया और इनको पोरीफेरा नाम दिया गया। ठीक है ना दोस्तों? देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से क्या अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? तो दोस्तों, साइकॉन जो है, जिसे हम स्पंज भी बोलते हैं, ये अचल होते हैं और एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। दोस्तों, स्पंज या साइकॉन जो है एक अमेरुदंडी पोरीफेरा संघ छिद्र युक्त जीवधारी का समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। यह एकमात्र ऐसे जंतु है जो चल फिर नहीं सकते हैं। ये लाल एवं हरे आदि कई रंगों के होते हैं। इनका शरीर पौधों की तरह शाखा प्रशाखा युक्त होता है। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसे हम ऑस्टिया कहते हैं, जिनसे होकर जल, ऑक्सीजन तथा भोज्य पदार्थों का शरीर में प्रवेश होता है। जिनसे जल बाहर निकलता है उसे ऑस्कुलम कहते हैं। साइकोन, यूप्लेक्टेला तथा स्पोंजिला पोरीफेरा समूह के उदाहरण है। कौन कौन से? साइकोन, यूप्लेक्टेला तथा स्पोंजिला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं? दोस्तों, स्पंज जो है, साइकोन जो है, ये श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से कैसे होते हैं? रहित होते हैं। ठीक है, स्पंज श्वसनी उत्सर्जक और परिसंचरण वाले अंगों से रहित होते हैं। स्पंज एक अमेरुदंडी पोरीफेरा छिद्र युक्त जीवधारी समुद्री जीव है। यह मीठे एवं खारे पानी में पाया जाता है। यह जंतु कॉलोनी बनाकर अपने आधार से चिपके रहते हैं। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे ऑक्सीजन व भोज्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करते हैं। इसमें एक बड़ा छिद्र होता है जिससे जल बाहर आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं।
जीव विज्ञान में स्पंज क्या है दोस्तों? जीव विज्ञान में स्पंज जो है यह एक पशु है। क्या है स्पंज? पशु है जीव विज्ञान में। अब हम देखेंगे दोस्तों सिलेंट्रेटा के सारे क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? दोस्तों ये है हमारा हाइड्रा। हाइड्रा जो है दोस्तों, ये जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। दोस्तों बात करें हाइड्रा की, तो हाइड्रा जो है ये मीठे पानी का एक जीव है जो पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। यह पुनर्जनन और मुकुलन दोनों तरीके से प्रजनन करता है तथा इसकी कोशिकाओं में नियमित विभाजन से मुकुल विकसित होता है। मुकुल वही वृद्धि करता है और इन्हें नन्हे जीव में बदल देता है। ठीक है, और नन्हे जीव में बदल जाता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कली बनने का क्या कारण है? दोस्तों हाइड्रा में कली बनने का कारण है कि एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका का विभाजन। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा के शरीर के एक विशिष्ट स्थान पर कोशिकाओं के बार बार विभाजन होने के कारण एक कली छोटा उभार विकसित होता है जो कि अंततः नए हाइड्रा में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रा में कली बनना अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुकुलन कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों। कौन से जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं? तो हाइड्रा जो है दोस्तों, ये पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। दोस्तों हाइड्रा पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। मुकुलन एक तरह का अलैंगिक प्रजनन की एक विधि है जिसमें एक छोटे से मुकुल से एक संतति जीव बनता है। हाइड्रा एक छोटा मृदु पानी का जीव है जो समशीतोष्ण तथा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कौन? हाइड्रा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है? तो हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। हाइड्रा जो है पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। इसमें किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह पर एक उभार बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुकुल कहते हैं। यह उभार धीरे धीरे बड़ा होकर एक नए जीव का आकार ले लेता है। मुकुलन की प्रक्रिया में कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है इसमें कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। यह डैश कहलाता है। दोस्तों हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है। ये कहलाता है हमारा क्या? पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या कहलाता है? पुनरुद्भवन जो है कराता है। दोस्तों पुनरुद्भवन रीजनरेशन एक अलैंगिक जनन की विधि है। इसमें जब किसी जीव का शरीर कई टुकड़ों में टूट जाता है तो इन टुकड़ों से विकसित होकर नया जीव बन जाता है। उदाहरण के लिए हाइड्रा एवं प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देगा। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन कीजिए। दोस्तों हाइड्रा क्या बहुखंडन के द्वारा प्रजनन करता है? क्या नहीं। खमीर मुकुलन के द्वारा करता है? हाँ। प्लाज्मोडियम बहुखंडन के द्वारा करता है? बिल्कुल सही है। लेशमानिया विखंडन का विधि का उपयोग करता है? ठीक है। हाइड्रा जो है मुकुलन के द्वारा प्रजनन करता है दोस्तों, ना कि बहुखंडन के द्वारा। दोस्तों हाइड्रा जो है ये निडेरिया संघ का जलीय जंतु है। इसका आकार कुछ मिलीमीटर का होता है। हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। इस प्रकार का जनन जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देते हैं अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन हम कहते हैं। क्या कहते हैं? मुकुलन कहते हैं। निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जो है दोस्तों, ये मुकुलन बडिंग के द्वारा क्या करता है? प्रजनन करता है। हाइड्रा पुनर्जनन और मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन करता है। हाइड्रा मीठे पानी का एक छोटा जीव है जो समशीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों हाइड्रा द्वारा पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग जो है ये हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हाइड्रा जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन के लिए पुनरुत्पादक कोशिकाओं का उपयोग करता है। हाइड्रा एक छोटा जलीय जीव है जो अलैंगिक रूप से मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। मुकुलन में हाइड्रा के शरीर पर एक छोटी सी कली विकसित होती है। यह कली धीरे धीरे बढ़ती है और एक नए हाइड्रा में विकसित हो जाती है तो यह मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है। ठीक है, और स्वतंत्र रूप से कैसे होता है? रहने लगता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रा में कली का विकास प्रक्रिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
दोस्तों कलिका विकास के प्रक्रिया के संबंध में जो सत्य कथन है वो है एक स्थल पर कोशिका विभाजन। ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रा में कलिका विकास प्रक्रिया के संबंध में सही कथन यह है कि एक कलिका एक विशिष्ट स्थान पर बार बार कोशिका विभाजन के कारण मूल शरीर पर एक प्रवर्धक के रूप में विकसित होती है। अंततः पूर्ण विकसित होने पर एक नए स्वतंत्र हाइड्रा में परिपक्व हो जाती है। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है को इनमें से किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है इसे मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? मदर ऑफ पर्ल के नाम से। ठीक है। खोल के भीतर से निकलने वाले अर्क जिसका तकनीकी नाम सीप है को मदर ऑफ पर्ल के नाम से जाना जाता है। इसे घोंगा वर्ग के प्राणी बनाते हैं। कौन से वर्ग के? घोंगा वर्ग के। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना है। दोस्तों कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है किसका शरीर? ये बना होता है हाइड्रा। हाइड्रा का शरीर जो है ये कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है। दोस्तों हाइड्रा जो है ये सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। यह जीव अरीय सममित तथा द्विस्तरीय होते हैं, अर्थात बाहरी एपिडर्मिस स्तर तथा भीतरी गैस्ट्रोडर्मिस। इसमें अलैंगिक तथा लैंगिक प्रजनन होता है और इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता भी होती है। किसमें? हाइड्रा में। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। तो हाइड्रा जो है दोस्तों ये पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है। दोस्तों हाइड्रा जो है मुख्यतः तालाब, पोखर, झील एवं गड्ढों आदि के जल में जलीय पौधों या वस्तु से चिपके रहते हैं। यह कभी कभी प्रजनन भी करता है। यह निडेरिया अथवा सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। हाइड्रा जंतु पुनरुद्भवन, पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है। हाइड्रा का शरीर गोल, लंबा व लचीला होता है। इसके दूरस्थ भाग पर शंक्वाकार मुखाधार होते हैं। मुखाधार पर तारे सदृश मुख छिद्र होता है। मुखाधार के चारों ओर 6 से 10 की संख्या में स्पर्शक होते हैं। स्पर्शक हाइड्रा को प्रजनन व शिकार करने में क्या करते हैं? सहायता करते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो मुकुलन द्वारा करता है दोस्तों हाइड्रा। ठीक है। देखते हैं अगला। डैश का शरीर कोशिका की दो परतों से बना होता है। तो दोस्तों ये होता है सिलेंट्रेटा का शरीर। सिलेंट्रेटा का शरीर जो है ये कोशिका की दो परतों से बना होता है। दोस्तों सिलेंट्रेट का शरीर कोशिकाओं की दो परतों से बना होता है, जिसकी पहली परत बाह्य स्तर एक्टोडर्म तथा दूसरा अंतः स्तर एंडोडर्म होती है और दोनों के बीच एक अकोशिकीय पदार्थ मध्यश्लेष होता है। सिलेंट्रेटा एक बहुकोशिकीय जंतु है। उदाहरण की बात करें तो हाइड्रा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। दोस्तों हाइड्रा, स्टारफिश, प्लेनेरिया जो है ये पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। किसके द्वारा? पुनर्जनन प्रक्रिया के द्वारा। यदि किसी कारणवश जीव छत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो अनेक टुकड़े वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण हाइड्रा तथा प्लेनेरिया। जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है और यह पुनरुद्भवन, पुनर्जनन कहलाती है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है दोस्तों तो जेलीफिश जो है ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है। दोस्तों जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में व्यवस्थित होती है यथा बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा तथा आंतरिक एक्टोडर्म, वे द्विस्तरीय कहलाते हैं। जैसे स्पंज, सिलेंट्रेट और टीनोफोर ये कैसे हैं? ये है द्विस्तरीय। और दोस्तों वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर मिसोडर्म होता है उसे त्रिस्तरीय कहते हैं। जैसे प्लेटीहेलमिन्थेस से रज्जुकी तथा जेलीफिश और ऑरेलिया जंतु जगत फाइलम सिलेंट्रेटास का सदस्य है। ठीक है। जिसमें केवल दो भ्रूणीय स्तर एक्टोडर्म और एंडोडर्म होता है। ठीक है ना। प्लेनेरिया, एस्केरिस और केचुआ इन सभी में तीन भ्रूणीय स्तर संरचना एक्टोडर्म, मिसोडर्म और एंडोडर्म उपस्थित होती है। किसमें? प्लेनेरिया, एस्केरिस और केचुए में। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है। तो हाइड्रा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हाइड्रा जल व्याल निडेरिया संघ का जंतु है। यह सूक्ष्म आकार का होता है। यह मुकुलन बडिंग द्वारा पुनर्उत्पादित और पुनर्जनन कार्यान्वित कर सकता है, अर्थात इनमें अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है एवं प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है। यह भी अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसे हम क्या बोलते हैं? पुनरुद्भवन कहते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। दोस्तों यह है हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है।
मुकुलन हाइड्रा में अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। अनुकूल परिस्थितियों में हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में कलिकाएं प्रायः शरीर के जठर भाग या व्रंट के मिलने के स्थान पर बनती है। सर्वप्रथम खाद्य संचय करके इस स्थान की गैस्ट्रोडर्मिस कोशिकाएं फूल जाती है और इनके ऊपर स्थित एक्टोडर्म कोशिकाएं वृद्धि करके एक उभार बना लेती है, जिसे कलिका बड हम कहते हैं, जो वृद्धि कर एक नए हाइड्रा को जन्म देती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कलिका मुकुलन द्वारा विकसित नया जीव डैश है। तो दोस्तों हाइड्रा जो है ये कलिका मुकुलन के द्वारा विकसित क्या है, नया जीव है। निम्न में से किस जीव में पुनर्जनन की क्षमता होती है? दोस्तों प्लेनेरिया जो है ये जो जीव है इसमें पुनर्जनन की क्षमता होती है। दोस्तों प्लेनेरिया तथा हाइड्रा जैसे सरल प्राणियों में पुनर्जनन की क्षमता होती है। पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़े वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं और इसे ही हम क्या बोलते हैं, पुनर्जनन कहते हैं। ठीक है, जब प्लेनेरिया को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे हम जानते हैं पुनर्जनन के नाम से। किसके नाम से? पुनर्जनन के नाम से। दोस्तों प्लेनेरिया प्लेनेरिडी कुल के अंतर्गत आता है। जब प्लेनेरिया को इस वंश के किसी भी जंतु को कई टुकड़ों में काटा जाता है तो हर टुकड़ा एक नए पूर्ण जीव में विकसित हो जाता है। इसे पुनर्जनन हम कहते हैं। यह कैसा प्रजनन का रूप है? तो अलैंगिक प्रजनन का यह एक रूप है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है? तो दोस्तों ये है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ये जीव जो है पुनर्जनन विधि द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों प्लेनेरिया पुनर्जनन रीजनरेशन विधि द्वारा प्रजनन करता है। पुनर्जनन एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है जिसमें जीव शरीर के कुछ अंगों को पुनः विकसित करने में सक्षम होता है। ठीक है, जानवरों के किस फाइलम संघ को फ्लैटवर्म चपटेक्रमी कहा जाता है? तो प्लेटी हेलमेंथिस को जो है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, चपटेक्रमी कहा जाता है। संघ प्लेटी हेलमेंथिस के प्रमुख लक्षण क्या क्या है? इनका शरीर जो होता है त्रिस्तरीय होता है परंतु देह गुहा नहीं पाई जाती है। पृष्ठ आधार तल से चपटा शरीर होने के कारण इन्हें फ्लैटवर्म चपटेक्रमी कहा जाता है। इनमें पाचन तंत्र विकसित नहीं होता है एवं उत्सर्जन फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। इनमें कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये उभयलिंगी होते हैं, जैसे प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और फीताकृमि। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से जानवर के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल नेत्र बिंदु होती है। तो यह है दोस्तों हमारा प्लेनेरिया। कौन सा? प्लेनेरिया जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं। वास्तव में रोशनी को पहचानने वाली केवल क्या होती है? नेत्र बिंदु होती है। दोस्तों प्लेनेरिया जंतु जगत के संघ प्लेटी हेलमेंथिस चपटेक्रमी का सदस्य है। इसे वर्ग टर्बुलेरियन के नाम में रखा गया है। कहाँ रखा गया है? वर्ग टर्बुलेरियन में रखा गया है। प्लेनेरिया में नेत्र धब्बे जैसे जिसे हम ओस्ली कहते हैं, जो प्रकाश की तीव्रता का पता लगाते हैं। नेत्र धब्बे फोटो रिसेप्टर के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश स्रोतों से दूर जाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, डैश नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो ये है दोस्तों प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। ठीक है, एस्केरिस नामक एक फ्लैट वार्म में बहुत सामान्य आंखें होती है जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का क्या लगाते हैं? पता लगाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? प्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अंतः परिजीवी का एक उदाहरण है? तो अंतः परजीवी का उदाहरण है दोस्तों फीताकृमि। फीताकृमि जो है यह अंतः परजीवी का एक उदाहरण है। अंतः परजीवी का एक उदाहरण है फीताकृमि। जब अतिथि होस्ट परपोषी की अंतः सतह या भीतर रहता है तो उसे अंतः परजीवी एंडोपेरासाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोपेरासाइट। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। टेप वर्म फाइलम डैश से संबंधित है? दोस्तों टेप वर्म फाइलम जो है ये प्लेटी हेलमेंथिस से संबंधित है। किससे? प्लेटी हेलमेंथिस से। दोस्तों प्लेटी हेलमेंथिस शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द प्लेटी फ्लैट तथा हेलमेंथिस वर्म से मिलकर बना है। प्लेटी हेलमेंथिस शब्द का अर्थ है चपटेक्रमी। इनमें से अधिकांश परजीवी होते हैं। टेपवर्म फाइलम प्लेटी हेलमेंथिस से संबंधित है। ये प्रोटोस्टोमी होते हैं परंतु इनमें देह गुहा नहीं होती है। ठीक है दोस्तों,
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे एसके हेलमेंथिस के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, मनुष्यों में आत्र हुकवर्म रोग एसके हेलमेंथिस की किस प्रजाति के कारण होता है? दोस्तों मनुष्य में आत्र हुकवर्म रोग इंटेस्टाइनल हुकवर्म डिसीज जो है ये किसके कारण होता है? तो ये होता है एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण। किसके कारण? एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण जो है आत्र हुकवर्म रोग होता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्यों में आत्र हुकवर्म रोग जो है एनकाइलोस्टोमा डुओडेनल के कारण होता है। यह परजीवी मनुष्य की आंतों में जाकर खून चूसता है, जिससे एनीमिया और पोषण की कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। यह रोग अस्वच्छ पर्यावरण, दूषित मिट्टी और खराब स्वच्छता के कारण फैलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, गोलकृमि किस संघ से संबंधित है? दोस्तों गोलकृमि जो है ये एसके हेलमेंथिस से संबंधित है। किससे? एसके हेलमेंथिस से। दोस्तों गोलकृमि एसके हेलमेंथिस संघ से संबंधित है। इसे आमतौर पर राउंड वार्म के रूप में जाना जाता है। वे एक स्यूडोसिलोम की उपस्थिति से पहचाने जाते हैं। यह अब अकशेरुकी जीवों का एक अप्रचलित संघ है। ठीक है, गोलकृमि नेमाटोडा में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता? दोस्तों गोलकृमि में जो है श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। दोस्तों गोलकृमि में श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। इसके अतिरिक्त पाचन तंत्र, प्रजनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र गोलकृमि के क्या है? भाग है। ठीक है, डैश एस्केरिस का सामान्य नाम है। दोस्तों एस्केरिस का सामान्य नाम है किसका? राउंड वार्म। राउंड वार्म जो है एस्केरिस का क्या है? सामान्य नाम है। राउंड वर्म एस्केरिस का साधारण नाम है। एस्केरिस स्तनियों की आंत का एक पोषदी परजीवी होता है। एस्केरिस लुम्ब्रिकाइडिस मनुष्य की छोटी आंत में पाया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों एनिलिडा के सारे क्वेश्चन। ठीक है, निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता? तो दोस्तों विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है केचुए में। केचुए में जो हो विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है। दोस्तों केचुए में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता। एक कोशिक जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन में अनेक तरीके प्रेक्षित किए जाते हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोश की जीव के साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? बहुखंडन बोलते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो दोस्तों केचुए का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। केचुए का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव उर्वरक है। यह केचुए द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा केचुए का श्वसन अंग है? दोस्तों केचुए का श्वसन अंग है त्वचा। केचुए अपनी त्वचा से सांस लेते हैं। मछलियां गलफड़ों से सांस लेती है। काकरोच और अन्य कीड़े स्पाइरिकल सांस लेने के छिद्र के माध्यम से क्या करते हैं? सांस लेते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, जोक लीच किस संघ से संबंधित है? दोस्तों जो जोक है लीच ये किससे संबंधित है? तो ये एनिलिडा से संबंधित है। किस संघ से? एनिलिडा से। दोस्तों जोक एनिलिडा संघ का जंतु है। यह उभयलिंगी होता है। यह बाह्य परजीवी है। इसका शरीर लंबा, चपटा एवं खंडों में विभक्त रहता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, डैश एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों एस्केरिस जो है ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित नहीं है। केचुआ, नेरिस और जोक जो है ये एनिलिडा वर्ग से संबंधित है। दोस्तों एनिलिडा वर्ग को रिंग वार्म्स या सैंड वार्म्स के रूप में भी जाना जाता है। यह एक बड़ा फाइलम है जिसमें 1000 से अधिक ज्ञात प्रजातियां हैं, जिनमें रिंग वार्म, केचुए, नेरिस, जोक आदि क्या है? शामिल है। एनिलिडा वर्ग के जंतु जलीय एवं स्थलीय परजीवी होते हैं। इनका परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। इनमें उत्सर्जन पाया जाता है तथा उत्सर्जन नेफ्रिडिया द्वारा होता है। किसके द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता? मतलब बडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता? तो दोस्तों एनिलिडा वर्ग के जो जंतु होते हैं ये मुकुलन के द्वारा प्रजनन नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, केचुआ एक कृमि है जो लंबा, वर्तुलाकार, ताम्र वर्ण का होता है और बरसात के दिनों में गीली मिट्टी में रेंगता नजर आता है। केचुआ एनिलिडा का संघ का सदस्य है। यह जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करते। मूंगा और हाइड्रा संघ नाइट्रिया के सदस्य हैं, जिसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
स्पंज संघ पोरिफेरा का सदस्य है। इसमें अलैंगिक जनन मुकुलन बडिंग या विखंडन द्वारा होता है। केचुए में केवल लैंगिक जनन ही पाया जाता है। कौन सा? लैंगिक जनन ही पाया जाता है केचुए में। केचुआ निम्न में से कौन से प्राणी संघ से संबंधित है? तो दोस्तों एनिलिडा से संबंधित है हमारा केचुआ। दोस्तों केचुआ जो है एनिलिडा प्राणी संघ से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी कौन कौन से हैं? तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर। मोलस्का संघ के प्राणी घोंगा, सीपी आदि। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी क्या है? प्रोटोजोआ, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सभी क्या है? प्रोटोजोआ संघ के प्राणी है। ठीक है। केचुआ इनमें से किस जंतु प्रजाति से संबंधित है? दोस्तों एनिलिडा से संबंधित है केचुआ। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। त्वचीय श्वसन डैश होता है। दोस्तों त्वचीय श्वसन जो है ये केचुए में होता है। किसमें? केचुए में। त्वचीय श्वसन केचुओं में होता है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। क्या है? फेरिटीमा पोस्थुमा जो है केचुए का क्या है? वैज्ञानिक नाम है। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे आर्थ्रोपोडा के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? तो दोस्तों एरेक्निडा जो है, एरेक्निडा ये उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। दोस्तों एरेक्निडा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है। एरेक्निडा आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत असंघ चेलिसराय में एक वर्ग है। इस असंघ में मकड़िया, हार्वेस्टमैन, माइट और टिक्स शामिल है। सभी एरेक्निडा के 8 पैर होते हैं और शरीर 2 खंडों में विभाजित होता है। ठीक है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें डैश कहा जाता है। दोस्तों कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है और इन्हें श्वास प्रणाल क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? श्वास प्रणाल। दोस्तों कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलियों का एक जाल होता है। इन्हें श्वास प्रणाल ट्रैकिया कहा जाता है। कीटों के श्वसन तंत्र में श्वास नली नामक नलिकाओं के एक जाल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। ठीक है। तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद क्या कहलाती है? दोस्तों तितली के जीवन चक्र की तीसरी अवस्था लार्वा के बाद कहलाती है क्या? कोशित। क्या कहलाती है? कोशित कहलाती है। दोस्तों तितली का जीवन चक्र क्या होता है? पहले होता है अंडा, अंडा से लार्वा, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से वयस्क अवस्था। दोस्तों पहला अंडा की बात करें तो यह प्राइमरी अवस्था है। इसमें मादा तितली पेड़ के पत्तों पर 200 से 300 अंडे देती है और यह चरण 3 से 7 दिन तक का होता है। उसके बाद होता है दोस्तों लार्वा। इसमें अंडे विकसित होकर लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। इसे कैटरपिलर लार्वा कहा जाता है। यह 2 से 5 सप्ताह तक होता है। उसके बाद आता है प्यूपा। इस अवस्था में लार्वा पूरी तरह विकसित हो जाता है तथा खाना बंद कर देता है और प्यूपा में क्या हो जाता है? परिवर्तित होने लगता है। प्यूपा को क्राइसोलिस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्राइसोलिस। उसके बाद आती है दोस्तों वयस्क अवस्था। यह अंतिम अवस्था है। इसमें तितली पूरी तरह विकसित हो जाती है। ठीक है। कीट किसके द्वारा श्वास लेते हैं? दोस्तों कीट जो है ये श्वास छिद्र के द्वारा सांस लेते हैं। किसके द्वारा? श्वास छिद्र के द्वारा। कीड़े वक्ष और पेट के छिद्रों से सांस लेते हैं जिन्हें स्पाइरिकल कहा जाता है। कीड़े स्पाइरल के माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पादपों को समूहों में विभाजित किया जाता है। निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है उनमें से एक नहीं है। ठीक है। थैलोफाइटा, आवर्तबीजी, नग्नबीजी ये सभी जो है पादप समूह से संबंधित है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा संघ लगभग 10 लाख प्रजातियों वाला सबसे बड़ा संघ है। इस संघ में मुख्यतः विभिन्न कीट आते हैं। ये जलीय, स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत को थैलोफाइटा तथा ब्रायोफाइटा उपजगत में बांटा जाता है। इसी के अंतर्गत आवर्तबीजी, अनावर्तबीजी, फेनरोगेमी, टेरिडोफाइटा, ट्रेक्योफाइटा, एकबीजपत्री, द्विबीजपत्री आदि आते हैं। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। पशुओं के इनमें से किस फाइला में उनके पैर जुड़े होते हैं? दोस्तों आर्थ्रोपोडा में जो है पैर जुड़े होते हैं। दोस्तों आर्थ्रोपोडा इन जंतु का शरीर खंड युक्त तथा टांगे जोरदार होती है, इसलिए इस समुदाय का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा है। इनके शरीर प्रायः 3 भागों सिर, धड़, उदर में विभक्त होते हैं। घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है ये आपको बताना है। तो घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम होता है दोस्तों मस्का डोमेस्टिका। क्या होता है? मस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका है। टेट्रिकम एस्टिवम गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। फानिया मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। फानिया किसका नाम है? मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तिलचट्टों में श्वसन डैश के माध्यम से होता है। दोस्तों तिलचट्टों में क्रॉकरोज में श्वसन जो होता है ये श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से? श्वास रंध्रों के माध्यम से। तिलचट्टों में श्वसन श्वास रंध्रों के माध्यम से होता है।
इनके शरीर के भाग में छोटे छोटे श्वास रंध्र होते हैं। तिलचट्टों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसकी वजह से इनका रक्त कैसा होता है, रंगहीन या फिर सफेद होता है। ठीक है। डैश डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं। तो आर्थ्रोपोडा में जो है दोस्तों, पशुओं में जुड़े हुए कैसे होते हैं, पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इस संघ के सदस्य सभी प्रकार के आवासों जैसे जलीय, स्थलीय, भूमिगत तथा आकाश में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभक्त होता है। इनका बाह्य कंकाल काइटिन नामक कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। इस संघ के जंतुओं में गमन हेतु संधि युक्त पाद पाए जाते हैं। कुछ सदस्यों में एक जोड़ी पंख भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो आर्थ्रोपोडा जो है दोस्तों, ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। आर्थ्रोपोडा जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणियों की प्रजातियां पृथ्वी पर लगभग 2/3 मात्रा में पाई जाती है। इनका शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में बटा होता है। शरीर के चारों तरफ एक खोल जैसी रचना मिलती है। प्रायः सभी खंडों के पार्श्व की ओर एक संधि युक्त शाखांग होते हैं। सिर पर 2 संयुक्त नेत्र होते हैं। ये जंतु एकलिंगी होते हैं तथा यह जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, झींगा, केकड़ा, तितली, ये सब क्या है, आर्थ्रोपोडा के उदाहरण है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है, ये जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। ठीक है। निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है, ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। निम्न में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। तो सहस्त्रपाद के। दोस्तों सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। दोस्तों सहस्त्रपाद अधिकतम पैर वाला आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है। इसका शरीर लंबा, खंडयुक्त तथा प्रत्येक खंड में 2 जोड़े संधियुक्त पैर होते हैं। आर्थ्रोपोडा संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसिल कहलाती है। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ का एक प्राणी है। इसका शरीर सिरोवक्ष और उदर में बटा होता है। इसकी लगभग 40,000 प्रजातियों की पहचान हो चुकी है। इसके सिरोवक्ष से 4 जोड़े पैर लगे रहते हैं। यह मांसाहारी जंतु होता है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। दोस्तों सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता किसको, झिंगुर को। झिंगुर को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जा सकता। झिंगुर जो है दोस्तों टिड्डा दल तथा आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है। कुछ झिंगुर के पंख होने पर भी उड़ नहीं पाते, जबकि अन्य सभी कीट सामाजिक कीट कहे जाते हैं। ठीक है। डैश संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह है। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा जो है, ये संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह होता है। दोस्तों आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा समूह है। इनके पाद संधियुक्त होते हैं। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर आर्थ्रोपोडा ही है। इनमें रुधिर परिसंचरण तंत्र खुले प्रकार का होता है। इनमें ट्रैकिया, गिल्स तथा बुक लंग्स श्वसन अंग के रूप में कार्य करते हैं। उदाहरण की बात करें तो तिलचट्टा, झींगा मछली, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सभी क्या है, आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है। दोस्तों मकड़ियों में जो है 4 जोड़ी आंखें होती है। कितनी जोड़ी, 4 जोड़ी आंखें होती है। मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें पाई जाती है, परंतु इन्हें ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं देता। मकड़ी आर्थ्रोपोडा संघ की एक प्राणी है जिसका शरीर सिरोवक्ष और उदर में बटा रहता है। विश्व में वर्तमान में लगभग 40,000 मकड़ियों की प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है। इनमें से किस कीट के दांत होते हैं। तो दोस्तों ततैये और भौरों के क्या होते हैं, दांत होते हैं। किसके, ततैये और भौरों के। तो ततैये और भौरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ततैये एवं भौरों कीटों के कैसे होते हैं, दांत होते हैं। ठीक है दोस्तों। निम्न में से कौन सा प्राणी अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। तो दोस्तों घोंगा जो है, ये अपना लिंग परिवर्तन कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। दोस्तों घोंगे की बात करें तो घोंगा अपना लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, जो यह दर्शाता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। लिंग परिवर्तन के माध्यम से घोंगे नर के रूप में प्रजनन एवं मादा के रूप में अपने संतानों का रखरखाव करते हैं। लिंग परिवर्तन की प्रक्रिया में नर अंग धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है तथा मादा अंग विकसित होते होते विलुप्त हो जाता है। घोंगे पल्मोनाटा संघ से संबंधित प्राणी है। किससे, पल्मोनाटा संघ से। ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह क्या व्यक्त करता है। तो दोस्तों कुछ जंतु जैसे घोंगे जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह व्यक्त करता है कि लिंग अनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कुछ जंतुओं जैसे घोंगे में जंतु अपना लिंग बदल सकते हैं, यह लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, क्योंकि घोंगे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। वे सभी के साथ संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं।
क्या करते हैं, वे सभी संभोग करते समय शुक्राणु और अंडे का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से घोंगे कैसे होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है, तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों घोंगा प्राणी में लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, जबकि शार्क, सर्प और सैल्मन मछली में लिंग निर्धारण आनुवांशिक रूप से निर्धारित होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता, तो घोंगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, घोंगा लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। घोंगे में घोंगा अपना लिंग बदल सकता है। घोंगा जो है मोलस्का संघ का जंतु है। तितली, गौरैया, सलप, माथ में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी लिंग परिवर्तित कर सकता है जो यह दर्शाता है कि लिंग आनुवांशिक रूप से निर्धारित नहीं होता, तो घोंगा ही इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों एंटीडोन जो है ये चूर्ण प्रवार मोलस्का संघ से संबंधित नहीं है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन जो है ये मोलस्का संघ से संबंधित है। दोस्तों मोलस्का संघ के जीवों का शरीर कोमल होने के कारण इन्हें मोलस्का कहा जाता है। मोलस्का की मुख्य विशेषता यह है कि कई कार्यों के लिए इनमें एक ही अंग का इस्तेमाल होता है। घोंगा, ऑक्टोपस और कैटन इनके उदाहरण है, जबकि एंटीडोन एक इकाइनोडर्मिटा संघ का प्राणी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है, तो घोंगा जो है दोस्तों ये मोलस्क परिवार से संबंधित क्या है, जीव है। दोस्तों घोंगा जो है मोलस्का परिवार से संबंधित है। यह तालाबों, पोखरों तथा नदियों के किनारे पाए जाते हैं। मंदिरों में बजाए जाने वाले शंख घोंगा की एक खोल होती है। किसकी, घोंगा की। बात करें जीव और संघ की, तो केचुआ जो है एनिलिडा संघ से संबंधित है। कॉकरोच आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। स्टार मछली इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, दोस्तों ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है ये होता है नीला। कैसा होता है, नीला होता है। ऑक्टोपस संघ मोलस्का के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस में श्वसन वर्णक रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसाइनिन होता है, जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, नीला होता है। हीमोसाइनिन में कॉपर धातु पाई जाती है। कौन सी धातु पाई जाती है हीमोसाइनिन में, कॉपर धातु पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है, तो दोस्तों स्नेल जो है ये अपना लिंग बदल सकता है। कुछ प्रजातियां अपना लिंग परिवर्तन कर सकती है। कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम है। क्लोनफिश, रेसेस, मोरे इल्स और गोबीज आदि कोरल रीफ मछलियां अपना लिंग परिवर्तन करने में सक्षम होती है। स्नेल भी लिंग परिवर्तन कर सकता है। कौन सा, स्नेल वाला। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कर्णसीपी क्या है, दोस्तों एक कर्णसीपी जो है एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। एक कर्णसीपी क्या है, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है, ये आपको याद रखना है। एक कर्णसीपी एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। घोंगा, सीपी, डोरिस, ऑक्टोपस, कुंडलिनी इत्यादि मोलस्का संघ के प्राणी है। मोलस्का सदैव कवच में सुरक्षित रहता है। मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन मेलकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, मेलकोलॉजी कहा जाता है मोलस्का का वैज्ञानिक अध्ययन। ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा के क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सदस्य जो है ये मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु मुक्त जीवी समुद्री जंतु होते हैं तथा इनकी त्वचा पर कटिकाएं पाई जाती है। त्वचा पर कटिकाएं पाए जाने के कारण ही इस संघ का नाम इकाइनोडर्मेटा है। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है जो इनके चलन में सहायक होता है तथा इनमें पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। उदाहरण की बात करें तो स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, जेलीफिश, कैटलफिश ये सभी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है, तो दोस्तों मालपिघियन नलिकाएं जो है, मालपिघियन नलिकाएं जो है ये तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है। दोस्तों तिलचट्टे तथा अन्य कीटों का उत्सर्जक अंग है मालपिघियन नलिकाएं। तिलचट्टे के मध्यांत व पश्चात के संधि स्थल पर लगभग 100 से 150 पतली पीले रंग की नलिकाएं होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मालपिघियन नलिकाएं कहते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है, तो इकाइनोडर्मेटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतु जो है पूर्णतः समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेट सामान्यतः समुद्री जीव होते हैं जो कि समुद्र के स्थिर जल में सतह पर पाए जाते हैं। इनका शरीर तारों की तरह बेलनाकार या तरबूज या डिस्क जैसे होता है। संघ आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और निमेटोडा के जंतु समुद्री स्वच्छ जली दोनों ही होते हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है, तो इकाइनोडर्मेटा जो है दोस्तों ये पूरी तरह से मुक्त रहने वाले समुद्री जीव है। जल संवहन प्रणाली डैश में पाई जाती है दोस्तों, जल संवहन प्रणाली जो है ये समुद्री खीरे में पाई जाती है। किसमें? समुद्री खीरे में। दोस्तों जल संवहन प्रणाली समुद्री खीरे में पाई जाती है, जो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। जल संवहन तंत्र इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणियों का विशिष्ट लक्षण है। इसी के माध्यम से ये श्वसन, गमन आदि क्रियाएं संपन्न करते हैं। देखते हैं अगला। स्टारफिश डैश समूह से संबंधित है दोस्तों, स्टारफिश जो है ये इकाइनोडर्मेटा समूह से संबंधित है। किससे? इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, जिनका शरीर कैसा होता है? कांटेदार होता है। इनके शरीर में जल प्रभावी संस्थान होता है। इन एक लंगी प्राणियों का शरीर त्रिस्तरीय एवं 5 या अधिक बाहुओं में विभाजित रहता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा समूह का प्राणी है। तारा मछली, सी आर्चिन, सी कुकुम्बर इस संघ के प्रमुख प्राणी है। ये सभी आपको याद रखना है, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे कॉर्डेटा के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कशेरुकी वर्ग का नहीं है? दोस्तों कशेरुकी वर्ग का नहीं है हमारा एनेलिडा। एनेलिडा जो है ये कशेरुकी वर्ग का नहीं है। दोस्तों पृष्ठवंशी या कशेरुकी प्राणी जगत के कॉर्डेटा समुदाय का सबसे बड़ा उप समुदाय है। दोस्तों कॉर्डेटा जो है ये सबसे बड़ा उप समुदाय है किसका? कशेरुकी प्राणी जगत का। इसके सदस्यों में रीढ़ की हड्डियां या पृष्ठवंश विद्यमान रहते हैं। इस समुदाय में इस समय लगभग 58,000 प्रजातियां वर्णित है। इसमें बिना जबड़े वाली मछलियां, उभयचर, सरीसृप, साइक्लोस्टोमेटा आदि क्या है? शामिल है। जबकि एनेलिडा जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं एवं त्रिकोरिक होते हैं, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। क्या क्या होते हैं? द्विपार्श्व सममित, ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एनेलिडा के जंतु। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन कशेरुकी की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है व्यासी सममिति। व्यासी सममिति जो है ये कशेरुकी की विशेषता नहीं है। दोस्तों पृष्ठ रज्जु, आंतरिक कंकाल, द्विभागी सममिति आदि जो है कशेरुकी की विशेषताएं होती है। कशेरुकी जीवों में जीवन के किसी न किसी अवस्था में पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। व्यासी सममिति रेडियल सिमेट्री जो है इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्या कि कशेरुकी जीवों में जीवन की किसी न किसी अवस्था में क्या पाई जाती है? पृष्ठ रज्जु अवश्य दिखाई पड़ती है। और व्यासी सममिति जो है रेडियल सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा वर्ग के जीवों में पाया जाता है, जिसे किसी भी कोण से 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी नहीं है कौन सा जीव? तो ये है दोस्तों केचुआ। केचुआ जो है कशेरुकी जीव नहीं है। कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनके वयस्क जीवन में अस्थि अथवा उपास्थि कशेरुकाओं की बनी कशेरुक दंड मतलब रीढ़ होती है, तथा इसके अलावा अन्य अस्थियां और उपास्थियां होती है, जो कि मिलकर अंतः कंकाल बनाती है। इनका संबंध कॉर्डेटा संघ से होता है। मछली, छिपकली, मेंढक, मानव इत्यादि कशेरुकी प्राणी होते हैं। केचुआ एक अकशेरुकी प्राणी है, जो कि एनिलिडा संघ के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जुकी कार्डेटा क्या होते हैं? दोस्तों सभी रज्जुकी जो है डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये कथन क्या है? गलत है। में पृष्ठी तंत्रिका नाल होती है, सत्य कथन है। सुलोमेर होते हैं, सत्य है। मेरुदंड होता है, सत्य है। कॉर्डेटा में ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते दोस्तों, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। देखते हैं। रज्जु की कार्डेटा संघ के जीव जगत का सबसे विकसित संघ है। इस संघ के 3 मूल लक्षण हैं। क्या? पृष्ठवत नलिकाकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मेरुदंड, ग्रसनीय क्लोम दरारें, और सभी कशेरुकी जो होते हैं ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है? तो दोस्तों कशेरुकी की विशेषता नहीं है, वे असममित होते हैं, ये विशेषता नहीं है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। इनमें एक पृष्ठरज्जु का निर्माण होता है, ये भी सत्य है। और ये सीलोमेट होते हैं, ये भी सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठरज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। इनमें द्विपार्श्व सममिति कोशिका भ्रूण स्तर, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तरी तथा प्रगुही प्राणी होते हैं। इसमें गुदा, पश्चपुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों उभयचर एम्फीबिया के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। उभयचरों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों उभयचर के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 3 प्रकोष्ठ होते हैं दोस्तों उभयचर के हृदय में।
उभयचरों के हृदय में 3 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 1 निलय होते हैं। ये असमतापी होते हैं। इनमें श्वसन क्लोम, त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। क्या होता है इनमें? श्वसन क्लोम, त्वचा तथा फेफड़ों के द्वारा होता है। उदाहरण की बात करें तो मेंढक, टोड, सैलामेंडर जो है ये उभयचर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये उभयचर प्राणी है। दोस्तों निम्न में से किस जीव का हृदय 3 कक्षों वाला होता है? तो उभयचर का प्राणी जो है, उभयचर जीव का हृदय जो होता है दोस्तों, ये 3 कक्षों वाला होता है। सामान्यतः उभयचरों एवं सरीसृपों के हृदय 3 कक्ष वाले होते हैं। इसमें 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। जैसे मेंढक, गिरगिट, छिपकली, कछुआ, ये सब क्या है? उभयचर प्राणी है। पक्षियों एवं स्तनधारियों का हृदय 4 कक्ष वाला होता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और क्या होते हैं? 2 निलय होते हैं। जैसे मगरमच्छ, घड़ियाल, मनुष्य, हैगफिश, ये सभी क्या है? ये स्तनधारी है। ठीक है, और ठीक है, याद रखोगे आप। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इक्थियोफिस बेडडोमी, कौन सा? इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर जो तैर सकता है, यह किस वंश से संबंधित है? तो दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी जो है ये पादहीन उभयचर से संबंधित है। किससे? पादहीन उभयचर से। दोस्तों इक्थियोफिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर है जो तैर सकता है। यह पादहीन उभयचर वर्ग से संबंधित है। यह इक्थियोफिडे परिवार से सिसिलियन की एक प्रजाति है जो दक्षिण भारत में पश्चिमी घाटों पर व्यापक रूप से पाई जाती है। इसे पीले धारीदार सिसिलियन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से किस जीव में 3 कोष्ठी हृदय होता है? तो दोस्तों 3 कोष्ठी हृदय किसमें होता है? तो मेंढक जो है उभयचरों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, मेंढक में 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और एक क्या होता है? निलय होता है। यह एक उभयचर वर्ग से संबंधित है। अर्थात उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। अपवाद स्वरूप मगरमच्छों का हृदय कैसा होता है? 4 कक्षीय होता है। ये भी आपको याद रखना है। अपवाद क्या है? मगरमच्छ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने डैश से भी श्वसन कर सकते हैं। दोस्तों मेंढकों में मानव की तरह ही एक जोड़ी फेफड़े होते हैं, लेकिन वे अपने आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। किससे? आर्द्र एवं श्लेष्मी त्वचा से। दोस्तों मेंढक उभयचर प्राणी होता है, जिस कारण उसमें 3 तरह की श्वसन प्रणाली पाई जाती है। एक फेफड़ों द्वारा, दूसरा त्वचा द्वारा और तीसरा होता है मुखग्रसनी श्वसन। उभयचर होने के कारण मेंढक अधिकांश समय पानी में रहता है तथा इस दौरान त्वचा केवल गैसीय विनिमय के लिए श्वसन अंग के रूप में कार्य करती है। मेंढक की त्वचा श्वसन क्रिया के लिए बहुत उपयुक्त होती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्द्र और श्लेष्मी त्वचा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न विकल्पों में से 3 कक्षीय हृदय वाले जीव का नाम बताइए। दोस्तों 3 कक्षीय वाला हृदय वाला जीव कौन सा है? तो सैलामेंडर जो है दोस्तों ये 3 कक्षीय हृदय वाला जीव है। 3 कक्षीय हृदय वाला जीव सैलामेंडर होता है। उभयचर व सरीसृप जीवों का हृदय 3 कक्षीय होता है। इनमें 2 परिकोष्ठ तथा 1 निलय होता है। कम से कम स्तर पर ऑक्सीजन युक्त और डीऑक्सीजनेटेड को मिलाने का ध्यान रखा जाता है। यह दोहरा परिसंचरण तंत्र बनाता है। ये सभी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये है टोड। टोड जो है ये उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। दोस्तों टोड जंतु जो है उभयचर श्रेणी में आता है। उभयचर वर्ग पृष्ठवंशी प्राणियों का एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है, जो जीव वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार मत्स्य एवं सरीसृप वर्गों के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल एवं थल दोनों में रहते हैं। इनके हृदय 3 कोष्ठी होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होता है और एक क्या होता है? निलय होता है। ये असमतापी जीव होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, निम्न में से किसे ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है हाइला को। किसको? हाइला को जो है ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हाइला को ट्री फ्रॉग के नाम से जाना जाता है। ये मुख्य रूप से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। दुनिया भर में इनकी लगभग 800 प्रजातियां पाई जाती है। इसमें कुछ प्रजातियां पेड़ों की छालों के अनुरूप अपने त्वचा के रंगों को परिवर्तित करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? दोस्तों राना टिग्रिना जो है ये एशियाई मेंढक का वैज्ञानिक नाम है। किसका? एशियाई मेंढक का। बात करें जंतु और उसके वैज्ञानिक नाम की दोस्तों, तो भेड़िया का वैज्ञानिक नाम क्या है? केनिस ल्यूपस। क्या है? केनिस ल्यूपस। एशियाई मेंढक का राना टिग्रिना। बाघ का पैंथरा टाइग्रिस। तेंदुए का पैंथरा पॉड्स। क्या है? पैंथरा पॉड्स। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डैश होता है। दोस्तों उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। कौन सा हृदय? 3 कक्षीय हृदय होता है उभयचर और सरीसृपों में। उभयचर और सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है, जिसमें 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है।
मछलियां मत्स्य वर्ग में 2 कक्षीय हृदय, 1 आलिंद और 1 निलय होता है। इसी प्रकार मगरमच्छ, सरीसृप, पक्षियों एवं स्तनधारियों में 4 कक्षीय हृदय, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं, निलय होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश में 3 कक्षीय हृदय होता है दोस्तों, उभयचरों में क्या होता है, 3 कक्षीय हृदय होता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयचर में डैश दोस्तों, उभयचर में जो होता है क्या होता है, बिना पंखों की ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उभयचर वर्ग मत्स्य और सरीसृप वर्ग के बीच की श्रेणी में आता है। इस वर्ग के जंतु जल और थल दोनों में रहते हैं। ये अनियत तापी जंतु है। इस वर्ग में 3000 प्रजातियां पाई जाती है। इनके शरीर पर सल्क, बाल या पंख नहीं होते, परंतु इनकी त्वचा अधिक ग्रंथि में होने के कारण चिकनी होती है। मेंढक इस वर्ग का एक प्रमुख प्राणी है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में प्राणियों में सल्कों की कमी और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है? तो उभयचर में दोस्तों इनमें सल्कों की कमी होती है और त्वचा में श्लेष्म ग्रंथियां होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। तो दोस्तों गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा श्वसन जो होता है ये होता है उभयचर के प्राणियों में। किसमें? उभयचर के प्राणियों में। उभयचर वर्ग के सदस्य जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं। ये अनियत तापी जंतु होते हैं। इस वर्ग में लगभग 3000 जातियां पाई जाती है। इन प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? तो दोस्तों मगरमच्छ जो है ये उभयचर नहीं है। कौन सा? मगरमच्छ। दोस्तों हाइला, दादुर और सैलामेंडर जो है प्रोटियस तथा नेक्ट्यूरस आदि उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। इनका शरीर जल और थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होता है, जबकि मगरमच्छ सरीसृप वर्ग का प्राणी है। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों, पेड़ों आदि पर रेंग कर चलते हैं, परंतु कुछ जातियां पानी में भी रहती है। ये सभी आपको याद रखना है। अब हम पढ़ेंगे सरीसृप के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक कुछ सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? तो दोस्तों कौन सा कारक है जो कुछ सरीसृपों के विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है? तो वो है दोस्तों तापमान जो है दोस्तों ये सरीसृपों में विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों कुछ सरीसृपों में तापमान विकासशील अंडों के लिंग को परिवर्तित कर सकता है। इसे तापमान निर्भर लिंग निर्धारण सरीसृप के रूप में जाना जाता है। कछुओं में उच्च तापमान पर अंडे सेने से मादा, जबकि कम तापमान पर अंडे सेने से नर निकलते हैं। किसमें? कछुओं में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से पर्यावरणीय कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो तापमान जो है दोस्तों ये कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों सरीसृपों और मछलियों की कई प्रजातियां भ्रूण के लिंग का निर्धारण करने के लिए पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। तापमान अब तक की सबसे आम पर्यावरणीय विशेषता है जो सरीसृपों की कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ग में तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है? तो दोस्तों सरीसृप वर्ग में जो है तापमान कुछ प्रजातियों में लिंग का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सरीसृप वर्ग के जीवधारियों में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया कई कारकों द्वारा होती है, जिनमें कुछ में यह तापमान के द्वारा होती है। सरीसृप वर्ग के प्राणी को रेप्टाइल्स भी कहते हैं। इसमें सांप, मगरमच्छ, छिपकली सभी आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सरीसृपों में संतति का लिंग किस तापमान से निर्धारित होता है? तो दोस्तों सरीसृपों में संतति का लिंग जो है वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उस पर निर्धारित होता है। किस पर? वह तापमान जिस पर निषेचित अंडा रखा होता है उससे निर्धारित होता है सरीसृपों में संतति का लिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छों के दिल में डैश होते हैं या होता है? दोस्तों मगरमच्छों के दिल में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकोष्ठ। मगरमच्छ के हृदय में 4 प्रकोष्ठ, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। मगरमच्छ रेप्टिलिया वर्ग का जंतु है, मतलब सरीसृप वर्ग का जंतु है हमारा कौन सा? मगरमच्छ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों सरीसृप जो है ये अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है। ठीक है, जिन जंतुओं में मेरुदंड नहीं होता वे अकशेरुकी कहलाते हैं। अकशेरुकी में अरेक्निड, स्पंज, कीट, मोलस्क, आर्थ्रोपोडा आदि शामिल है। और जिन प्राणियों में मेरुदंड पाया जाता है उन्हें कशेरुकी जंतु कहा जाता है। इस श्रेणी में मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी शामिल है। ठीक है, रेंगकर चलने वाले असमतापी कशेरुकी जीवों को हम सरीसृप कहते हैं। सरीसृप किसे कहते हैं? जो रेंग कर चलते हैं। ठीक है, सांप हो गया, छिपकली हो गया, कछुआ हो गया, ये क्या है? सरीसृप जीव है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विकल्प मच्छरों के
जीवन चक्र के 4 कारणों चरणों का सही क्रम दर्शाता है। दोस्तों मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरण हैं, कौन कौन से? अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक। कौन कौन से हैं? अंडा, लार्वा, प्यूपा और वर्णक जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मच्छर का जीवन चक्र सामान्यतः 21 दिन का होता है। 24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनता है। यह 4-5 दिन में प्यूपा में बदल जाता है। इसके बाद 2 से 3 दिन बाद में यह पूर्णतः वयस्क मच्छर बन जाता है। अतः सही क्रम क्या है? अंडा, लार्वा, प्यूपा, फिर क्या हो जाएगा? पूर्णक। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? दोस्तों वर्ग सरीसृप में जो है सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। किसमें? वर्ग सरीसृप में। किसमें? वर्ग सरीसृप में सल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। दोस्तों रेप्टिलिया वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ आदि पर रेंगकर चलते हैं। ये अनियत तापी मतलब कोल्ड ब्लडेड जंतु है। इनकी त्वचा में एपिडर्मल श्रृंगी सल्क पाए जाते हैं। इनका अंतः कंकाल अस्थि का बना होता है। इनकी त्वचा रूखी होती है क्योंकि इसमें ग्रंथियां नहीं होती इस वजह से। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होती है? तो दोस्तों ये होती है सरीसृप वर्ग की जानवरों की त्वचा। किसके? सरीसृप वर्ग के। अधिकांश सरीसृपों में एक डैश होता है। दोस्तों अधिकांश सरीसृपों में जो है 3 कक्षीय हृदय होता है। कितना कक्षीय? 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है अधिकांश सरीसृपों में। अंडे देने वाले प्राणी कहलाते हैं। दोस्तों अंडे देने वाले प्राणी जो है ये अंडज प्राणी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं, अंडे देने वाले प्राणी। दोस्तों अंडे देने वाले प्राणी अंडज कहलाते हैं। इस वर्ग के सभी जंतु जमीन, दीवारों तथा पेड़ों आदि पर रेंगकर चलते हैं, इसलिए इन्हें सरीसृप वर्ग में रखा गया है। इनमें अनेकों प्रकार की छिपकली, सर्प, घड़ियाल, कछुआ तथा अजगर आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो दोस्तों अंडे देने वाले जानवरों को जो है अंडज जानवर कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? दोस्तों मगरमच्छ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? तो हैचलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। कोडलिंग छोटी कॉड मछली को, गोसलिंग हंस का बच्चा और फिंगरलिंग जो है छोटी मछली को कहते हैं। किस किस को? कोडलिंग किसको बोलते हैं? छोटी कॉड मछली को। गोसलिंग बोलते हैं हंस का बच्चा और फिंगरलिंग किसे बोलते हैं? तो छोटी मछली को हम बोलते हैं फिंगरलिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों टोड जो है ये सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है। कछुआ, मगरमच्छ और सर्प जो है ये सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। सरीसृप मानवीय जगत का एक समूह है जो कि पृथ्वी पर रेंगकर चलते हैं। इसके अंतर्गत सांप, छिपकली, मगरमच्छ आदि आते हैं। टोड सामान्यतः मेंढक की तरह ही होते हैं तथा ये उभयचर जंतु होते हैं। कौन? टोड। टोड क्या है? उभयचर जंतु है। ठीक है दोस्तों अब हम पढ़ेंगे पक्षी के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है? दोस्तों शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप 170 mm इंटू 130 mm होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा उड़ान रहित पक्षी है। इसके अंडे की माप सामान्यतः 170 mm से 130 mm होती है। यह पक्षी कंकर पत्थर भी खाता है। दांत न होने के कारण यह अपना खाना निगल जाता है। जब भोजन गिजाड़ दूसरे पेट तक पहुंचता है तो गिजाड़ में मौजूद पत्थर इसे पीसने में मदद करता है। एमू ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, ये आपको याद रखना है। एमू जो है ये ऊंचाई के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। तो दोस्तों यूरिक अम्ल जो है ये पक्षियों का उत्सर्जी उत्पाद है। कौन सा? यूरिक अम्ल। पक्षियों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिक अम्ल है। मनुष्यों का प्राथमिक उत्सर्जी उत्पाद यूरिया है और मछलियों तथा गाय अमोनिया का उत्सर्जन करती है। ये आपको याद रखना है। मतलब मछलियां और गायों का अपशिष्ट उत्पाद कौन सा है? उत्सर्जी उत्पाद ये अमोनिया है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। तो दोस्तों हमिंग बर्ड जो है ये पीछे की ओर उड़ सकता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमिंग बर्ड एकमात्र पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होता है जो इसे अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? दोस्तों बाज की चाल जो है ये होती है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। पेरेग्रिन फॉल्कन बाज ऊपर उड़ता है तथा जब काफी ऊंचाई से नीचे अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है तब उसकी चाल सर्वाधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे लगभग होती है। हालांकि बराबर ऊंचाई पर क्षैतिज चाल लगभग 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे ही होती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एवीज में शामिल है। तो दोस्तों एवीज में पक्षी शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवीज वर्ग के अंतर्गत पक्षियों को शामिल किया गया है।
इनके त्वचा पर कोमल पंखों का आवरण होता है। उड़ने के लिए अग्रपादों का पंखों में रूपांतर पक्षियों के दो लक्षण हैं, और ये कैसे होते हैं, ये समतापी होते हैं अर्थात गर्म रुधिर वाले होते हैं, उनसे पक्षी वर्ग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी वर्ग में डैश होती है दोस्तों, पक्षी वर्ग में पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षी समतापी प्राणी है दोस्तों, इनके शरीर पर पंख तथा ग्रंथि विहीन त्वचा पाई जाती है। इनका हृदय चार कक्षी होता है तथा एक जोड़ी पैर भी होते हैं इनमें। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो दोस्तों सबसे छोटा अंडा जो होता है ये होता है हमिंग बर्ड का। किसका? हमिंग बर्ड का। देखते हैं अगला। इनमें से कौन सी वायु से भारी शारीरिक गुहा है? तो वायु से भारी शारीरिक गुहा है दोस्तों हमारा साइनस। साइनस जो है ये वायु से भारी शारीरिक गुहा है। ठीक है, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो दोस्तों यह इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है। ये क्या है, इसकी विशेषता है। क्या है इसके बारे में विशेष क्या है कि इसकी जो चोंच होती है ना, इसके शरीर से कैसी होती है, लंबी होती है। तलवार जैसी चोंच वाली हमिंग बर्ड प्रजाति की एक पक्षी है। यह मुख्यतः दक्षिण अमेरिका, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, वेनेजुएला में पाई जाती है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसकी चोंच जो होती है इसके शरीर से कैसी होती है, लंबी होती है। ठीक है, निम्न में से रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव कौन सा है? तो रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव जो है दोस्तों ये है कीवी। कीवी जो है ये रीढ़ की हड्डी वाला वर्टिब्रेट जीव है। दोस्तों कीवी जो है न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है जिसमें रीढ़ की हड्डी वर्टिब्रेट पाई जाती है। यह यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर जमीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पक्षियों में डैश होता है दोस्तों, पक्षियों में होता है चार कक्षी हृदय। कितना कक्षी हृदय होता है? चार कक्षी हृदय होता है पक्षियों में। उड़ने वाले पक्षियों को कॉर्डेटा संघ के एविस वर्ग में रखा गया है। इस वर्ग के प्राणी मुख्यतः समतापी होते हैं। इनके शरीर का तापमान नियत होता है। इनकी लगभग 9000 प्रजातियां पृथ्वी पर पाई जाती है और इनका संपूर्ण शरीर नौकादार और पंखों से ढका होता है। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ में विभक्त रहता है और पक्षियों में चार कक्षी हृदय पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है? तो दोस्तों पक्षी वर्ग के प्राणियों का वर्ग कैसा होता है, रक्त कैसा होता है, गर्म होता है। गर्म रुधिर वाले जंतु अपने शरीर के तापमान क्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। इन्हें समतापी भी कहा जाता है। पक्षी समतापी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन? पक्षी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं? तो पक्षी वर्ग के प्राणी जो है दोस्तों ये गर्म रक्त वाले होते हैं। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेष तरीके से संबंधित है। उस विकल्प का चयन करें जो दूसरों से भिन्न या बेमेल है। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तनधारी सरीसृप पक्षी आदि वर्ग कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। अतः शुतुरमुर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ पे विषम हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जंतु गर्म रक्त वाला होता है? तो दोस्तों कबूतर जो है ये गर्म रक्त वाला होता है। ठीक है, ठंडे खून वाले जीव वह होते हैं जो पर्यावरण में बदलाव के साथ साथ अपने शरीर का तापमान बदलने में सक्षम होते हैं। जैसे मछली हो गया, मेंढक हो गया, कई अन्य रेप्टाइल हो गया। इस प्रकार के जीवों को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यह कम खाने पर भी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दोस्तों गर्म खून वाले जीव वे होते हैं जो अपने शरीर का तापमान हर प्रकार के वातावरण में एक समान ही रखते हैं तथा उसे अस्थिर नहीं होने देते। उदाहरण की बात करें तो इंसान, भालू, शेर, कबूतर एवं अन्य स्तनधारी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के जीवों में शरीर की गर्मी को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है, जिसे प्राप्त करने के लिए अत्यधिक पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या होता है, जरूरी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता? तो दोस्तों कोयल जो है ये आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। तो दोस्तों कोयल जो है आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों स्तनधारी के सारे क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? दोस्तों स्तनधारियों के अंदर हृदय में जो है 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 निलय और 2 आलिंद होते हैं। ठीक है, स्तनधारियों के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। मादा स्तनधारी अपने बच्चों को दूध पिलाती है और इस वर्ग के जंतु उच्चतापी एवं नियततापी होते हैं, अर्थात इनके शरीर का ताप बाह्य वातावरण परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनधारी जानवरों का डैश होता है? दोस्तों स्तनधारी जानवरों का 4 कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, देखते हैं अगला। निम्न में से कौन सा अंडे देने वाला स्तनपायी है? तो अंडा देने वाला स्तनपायी है दोस्तों प्लेटिपस। प्लेटिपस जो है ये अंडा देने वाला स्तनपायी है। प्लेटिपस एक अंडा देने वाला स्तनपायी है जिसे पक्षियों एवं स्तनपायियों के बीच की संयोजी कड़ी माना जाता है, क्योंकि इसमें स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती है जो कि स्तनपायियों का प्रमुख लक्षण है, जबकि अंडे देने वाले जीव पक्षी सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों स्तनधारियों से संबंधित जो कथन गलत है वो है ऑप्शन नंबर सी, इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, नहीं इनके हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों स्तनधारी की यदि बात करें तो स्तनधारी प्राणी जगत का एक समूह है। इनकी मुख्य विशेषताएं होती है क्या क्या? स्तनधारी जंतुओं में 4 हृदय प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। स्तनधारी अपने नवजात को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर में बाल होते हैं। स्तनधारी नियत ताप प्राणी होते हैं। कुछ स्तनधारी अंडे भी देते हैं, जैसे प्लेटिपस और एकिडना। कौन सा? प्लेटिपस और एकिडना इसका क्या हो जाएगा? उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? तो मार्सुपियल्स का उदाहरण है दोस्तों कंगारू। कंगारू जो है ये मार्सुपियल्स का उदाहरण है। कंगारू शिशुधानी मार्सुपियल्स उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस उपवर्ग के मादा प्राणियों के पेट पर थैला रहता है, जिसमें नवजात शिशु कुछ समय के लिए रहते हुए विकसित होते हैं। कंगारू के शिशु को जोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोई कहा जाता है कंगारू के शिशु को। एक कुबड़ वाले ऊंट को क्या कहते हैं दोस्तों? एक कुबड़ वाले ऊंट को हम बोलते हैं ड्रोमडेरी। क्या बोलते हैं? ड्रोमडेरी बोलते हैं एक कुबड़ वाले ऊंट को। एक कुबड़ वाले ऊंट को ड्रोमडेरी कहते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कुबड़ होते हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। यह रेतीले तपते मैदान में 3 सप्ताह तक बिना पानी पिए चल सकता है। इसका उपयोग सवारी और सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, सील मछली द्वारा किए गए आवाज को क्या कहते हैं दोस्तों? सील मछली द्वारा किए गए आवाज को हम बोलते हैं बार्क। क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं सील मछली द्वारा किए गए आवाज को। सील मछली द्वारा किए गए आवाज को बार्क कहते हैं। ग्राउल भालू द्वारा निकाली गई आवाज को कहते हैं। ग्राउल जो है किसे कहते हैं? तो भालू के द्वारा निकाली गई आवाज को हम क्या बोलते हैं? ग्राउल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे बड़ा स्तनपाई कौन सा है दोस्तों? सबसे बड़ा स्तनपाई जो है वो है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे बड़ा स्तनपाई है। सबसे बड़ा स्तनपाई ब्लू व्हेल है। भूमि पर विचरण वाला सबसे तेज जानवर चीता है। सबसे बड़ा जानवर भूमि पर विचरने वाला अफ्रीकी हाथी है। और सबसे ऊंचा जानवर जो होता है वो होता है क्या? जिराफ। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? डॉल्फिन के समूह को हम बोलते हैं पॉड। क्या बोलते हैं? पॉड बोलते हैं डॉल्फिन के समूह को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लेमर क्या है? तो दोस्तों लेमर जो है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लेमर क्या है? तो लेमर एक मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर है। लेमर प्राइमेट समूह का सदस्य है जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है। लेमर की 101 प्रजातियों में से 80% विलुप्त के कगार पर है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विविपारा क्या है? तो दोस्तों विविपारा जो है धमनियां जो जिंदा पैदा होती है, यही क्या है? विविपारा है। वह धमनियां जो जिंदा पैदा होती है क्या कहलाती है? विविपारा कहलाती है। दोस्तों विविपारा जरायुज जंतु कशेरुकी वर्ग के सदस्य होते हैं जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। इसके अंतर्गत स्तनधारी जंतु जैसे पशु, मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी को सम्मिलित किया गया है। इनमें परिसंचरण तंत्र पूर्णतः विकसित होता है, जैसे कि लंग्स, हृदय, धमनी और सीरा। ठीक है, इनमें से कौन सा इस समूह से संबद्ध नहीं है? तो दोस्तों रैबिट जो है इस समूह से संबद्ध नहीं है। पांडा ग्लोबल, अवास्ट और कैस्पर्स्की ये जो है समूह से संबंधित है। रैबिट क्या है? अलग है। दोस्तों रैबिट खरगोश लेपोरिडी परिवार का एक छोटा स्तनपाई है जो विश्व के अनेक स्थानों में पाया जाता है। खरगोश जंगलों, घास के मैदानों, मरुस्थल तथा पानी वाले इलाकों में समूह में रहते हैं। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो खरगोश से ही प्राप्त होता है। पांडा ग्लोबल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक पेशेवर ESOPS संगठन है। अवास्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है। और कैस्पर्स्की एक रूसी बहुराष्ट्रीय साइबर सुरक्षा और एंटीवायरस प्रदाता कंपनी है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्तनपाइयों में क्या होता है दोस्तों? स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्तनपाई प्राणी जगत का एक समूह है जिसकी त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां बालों के साथ एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती है। इनका हृदय 4 कोष्ठी होता है, 4 बेसमी होता है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न कथन को पूरा करें। एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में होता है। दोस्तों एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में जो है एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है। एक वर्ष में केवल एक बार प्रजनन होता है एकमदकालिक मोनोएस्ट्रस जंतु में। दोस्तों एकमदकालिक सजीव में प्रजनन अवस्था वर्ष में केवल एक बार होती है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, मेंढक इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो 4 कोष्ठी हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है दोस्तों स्तनधारी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। तो कंगारू जो है दोस्तों ये बहुत कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देता है। कंगारू कमजोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला एक स्तनधारी पशु है। यह ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी है। इन्हें सन 1773 ईस्वी में कैप्टन कुक ने देखा और तभी से ये सभ्य जगत के सामने आए। कंगारू स्तनधारियों के शिशुधानी भाग के जीव है जिनकी विशेषता उनके शरीर की थैली में रहना है। क्या है इनकी विशेषता? शरीर की थैली में रहना। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अत्यल्प विकसित बच्चों को जन्म देता है, तो कंगारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी वाला। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी डैश है, तो दोस्तों उड़न लोमड़ी जो है ये एक चमगादड़ है। क्या है? एक चमगादड़ है। भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी एक प्रकार का दुम विहीन बहुत बड़ा चमगादड़ है, जिसका सर लोमड़ी जैसा प्रतीत होता है। इसके शरीर में 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका शरीर कैसा होता है? 20 से 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, एवं बाल कैसे होते हैं? काले होते हैं। यह लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों सांप जो है ये समूह से संबंधित नहीं है। हिरण, गाय तथा हाथी तीनों संघ कॉर्डेटा के स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जबकि सांप जो है संघ कॉर्डेटा के सरीसृप वर्ग में रखा गया है। ठीक है, निम्न में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस जो है दोस्तों ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है। हार्बर पोरपोइस शर्मीले दुष्प्राप्य समुद्री स्तनपायी जानवर है। हार्बर पोरपोइस उत्तरी गोलार्ध में शांत तटवर्ती पानी में रहते हैं। ये ज्यादातर ऊपरी भाग में ही रहते हैं। हर 25 सेकंड में हार्बर पोरपोइस विशेष प्रकार की आवाज निकालकर छींक मारते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने हार्बर पोरपोइस को कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स में असुरक्षित जानवरों की सूची में रखा है। ठीक है ना, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है? तो हाथी, भालू, गेंडा जो है ये स्तनधारी जाति के जीव है। किसके? स्तनधारी। हाथी, भालू और गेंडा ये सभी स्तनधारी जीव है। स्तनधारी जीव प्राणी जगत का एक ऐसा समूह है जो बच्चे पैदा करता है और अपना दूध पिलाता है। ये प्राणी कशेरुकी तथा नियत तापी होते हैं। कैसे होते हैं? कशेरुकी तथा नियत तापी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य मैमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिसमें निम्न में से एक नहीं आता। वह कौन सा है? दोस्तों छिपकली जो है इसके वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। छिपकली किस में आते हैं? सरीसृप वर्ग में आते हैं। ठीक है, चूहा, बिल्ली तथा सुअर स्तनधारी वर्ग में आते हैं, जबकि छिपकली जो है सरीसृप वर्ग में आती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है? तो दोस्तों डॉल्फिन जो है ये पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन है। 5 अक्टूबर 2009 को गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है भारत का? गंगा डॉल्फिन। ठीक है, गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन एक नेत्रहीन जलीय जीव है। मतलब नेत्र मतलब इसके नेत्र नहीं है। किसके? डॉल्फिन के। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर है चीता। कौन सा? चीता। जमीन पर रहने वाला सबसे तेज जानवर चीता है। इसका वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। यह एक छलांग में 460 मीटर तक की दूरी तय कर सकता है और मात्र 3 सेकंड के अंदर 103 किलोमीटर प्रति घंटे का इजाफा कर लेता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों मत्स्य के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। मछलियों में रक्त परिसंचरण के संबंध में गलत कथन पहचाने। दोस्तों मछलियों के में रक्त परिसंचरण के संबंध में जो गलत कथन है वो है 2 कक्षीय हृदय में दोहरा परिसंचरण होता है। यही कथन क्या है? गलत कथन है। दोस्तों मछलियों में रक्त प्रवाह के लिए एक एकल सर्किट होता है और एक 2 कक्षीय हृदय होता है, जिसमें केवल एक आलिंद और एक क्या होता है? नीले होता है। एट्रियम रक्त एकत्र करता है जो शरीर से वापस आ गया है, और वेंट्रिकल रक्त को गड़फड़ों में पंप करता है जहां गैस विनिमय होता है और रक्त फिर से ऑक्सीजन युक्त होता है। इसे गिल परिसंचरण कहते हैं, अर्थात 2 कक्षीय हृदय में एकल परिसंचरण होता है, ना कि दोहरा परिसंचरण। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किन प्राणियों में पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है? तो मत्स्य वर्ग में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य वर्ग के प्राणियों के पूरे शरीर में रक्त प्रवाह के प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त केवल एक बार हृदय से होकर गुजरता है। मत्स्य वर्ग के प्रमुख प्राणियों में कैटफिश, गोल्डफिश, व्हेल, शार्क आदि जलीय प्राणी आते हैं। ठीक है, जलीय प्राणी जैसे मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन इनमें से किस रूप में करती है? तो अमोनिया के रूप में करती है दोस्तों मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन। ठीक है, जलीय प्राणी मछलियां अपशिष्ट का उत्सर्जन अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं, जो सीधे जल में घुल जाती है। पक्षी अर्धघन के रूप में मतलब यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं पक्षी, और मानव द्वारा उत्सर्जित अपशिष्ट पदार्थों में यूरिया क्या होता है? प्रमुख होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी का घूंट डैश। दोस्तों ये मछलियां पानी का घूंट प्रति मिनट हवा की सांस लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती है। ये मछलियां पानी घूंट प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों की सहायता से होता है। अधिकांश मछलियों के सिर के दोनों ओर गलफड़े पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसकी श्वसन दर सबसे तीव्र या तेज होती है? तो दोस्तों मछली की श्वसन दर जो होती है ये सबसे तीव्र या तेज होती है। ठीक है, जीवों के नाम और श्वसन दर की बात करें तो मनुष्य में श्वसन दर होती है 12 से 20, हाथी में होती है 2 से 8, कबूतर में होती है 20 से 25 प्रति मिनट,
ये सब आपको याद रखना है, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मत्स्य वर्ग पीसीज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्न विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, यही उनकी विशेषता नहीं है, ठीक है। दोस्तों मत्स्य वर्ग के जंतु में निम्न विशेषताएं पाई जाती है, कौन कौन सी। धारा रेखीय शरीर, हृदय में 2 प्रकोष्ठ, श्वसन हेतु गलफड़े या गिल्स, अंतःकंकाल उपस्थित होता है, त्वचा सल्कों से ढकी हुई होती है, और ये कैसे होते हैं, असमतापी मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी एक उपास्थि युक्त मछली है। तो दोस्तों उपास्थि युक्त मछली जो है ये है सार्क। सार्क जो है उपास्थि युक्त मछली है। सार्क एक उपास्थि युक्त मछली है जिसका कंकाल हड्डी के बजाय कार्टिलेज से बना होता है। इन्हें कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग में रखा गया है। किसमें, कॉन्ड्रिक्थिस वर्ग में रखा गया है। इसमें सार्क, सॉफिस, रेस, चित्तिगार ईगल, वेल शार्क आदि मछलियां आती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। मछलियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों मछलियों में दोहरा परिसंचरण होता है, ये गलत है। मछलियों में एकल परिसंचरण होता है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी वाला गलत कथन हो जाएगा। दोस्तों मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं, जिसमें एक आलिन होता है और एक क्या होता है, नीले होता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम पाए जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। इनके हृदय से होकर रक्त एक चक्र में केवल एक बार ही प्रवाहित होता है। इनमें दोहरा परिसंचरण नहीं होता, ठीक है, एकल परिसंचरण होता है इसमें। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है। तो मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है स्यूडोसिलोम की उपस्थिति। किसकी, स्यूडोसिलोम की उपस्थिति जो है ये मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। मत्स्य वर्ग की विशेषता है इनकी त्वचा सल्क अथवा प्लेटों से ढकी होती है। इनमें श्वसन क्रिया के लिए क्लोम गलफड़े पाए जाते हैं जिसके द्वारा जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये असमतापी होते हैं तथा इनका हृदय द्विकक्षी होता है। ये अंडे देती है। इनमें कंकाल हड्डी उपास्थि का बना होता है। ये रियाइटन, ये जो है इसकी मुख्य विशेषता है, ठीक है, मत्स्य वर्ग की। दिए गए विकल्पों में से निम्न कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरे। डैश एक सही मछली है। तो दोस्तों डॉग फिश जो है एक सही मछली है, ठीक है। कैटल फिश जो है दोस्तों ये मोलस्का संघ से संबंधित है। आरेलिया या जेलीफिश निडेरिया। कुत्ता मछली या डॉग फिश संघ कार्डेटा वर्ग कांड्रिक्थिस से संबंधित है। सांप जो है संघ कार्डेटा वर्ग सरीसृप से संबंधित है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा जीव मत्स्य वर्ग से संबंधित है। तो दोस्तों डॉग फिश जो है ये मत्स्य वर्ग से संबंधित है। डॉग फिश को स्काइलियोडॉन भी कहते हैं। यह कॉर्डेटा संघ के मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जेलीफिश निडेरिया संघ के अंतर्गत, सिल्वर फिश आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत तथा स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके हृदय में केवल 2 कक्ष होते हैं। तो दोस्तों 2 कक्ष किसमें होते हैं, तो ये होते हैं रोहू मछली में। मछली में किसमें हृदय में कितने कक्ष होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। तो रोहू मछली में 2 चेम्बर या कक्ष होते हैं। किसमें, रोहू मछली में। रोहू मछली में 2 चेम्बर या कक्ष होते हैं। मछलियों का शरीर धारा रेखित तथा नौकाकार होता है। पादों के स्थान पर जोड़ीदार फिन्स तैरने के लिए होते हैं। श्वसन क्लोमों द्वारा होता है। इनमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बाह्य कर्णों का अभाव पाया जाता है। इनके शरीर का ताप जल के ताप के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, अर्थात मछलियां असमतापी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है। तो दोस्तों समुद्री घोड़ा जो है ये बाकी तीनों से क्या है, भिन्न है। मगरमच्छ, कछुआ और मेंढक टेट्रापोडा के अंतर्गत आते हैं, जबकि समुद्री घोड़े को मत्स्य वर्ग में रखा गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सबसे जहरीली मछली कौन सी है। दोस्तों सबसे जहरीली मछली जो है ये है पफ्फर मछली। कौन सी मछली, पफ्फर मछली जो है ये सबसे जहरीली मछली होती है। तो पफ्फर मछली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर।